चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, टाबरिया ने समझा वो जी। चौपाल देख बड़ा सगला ग्रामीण भाई बहना ने राम राम सा भाई बहना जो चौपाल रमाए आप रोजीना नया नया विषय ले रहता है करा और साउंड की जानकारी हासिल करा। उन इस प्रकार आज भी अपनी चौपाल रमाए आप एक न्यारो निर्वाण और एक नवादो विषय ले रहता है कर और खासा मैं तो जानकारी हासिल कर। भारत की अधिकतर जनसंख्या गाँव का मायने निवास करे और गाँव का मायने बड़ा लोग है बाकी राजस्व संबंधी बड़ी समस्या वहाँ है, क्योंकि गाँव के मायने जो एक बड़ो तबको है, बड़ो वर्ग है, वो किसान वर्ग है। किसान वर्ग जमींदार है, कमेरो है, अरबी के जमीन का मैं छोटा मोटा वाद विवाद चलता ही रहे, क्योंकि कई बार ठीको नाम बटीन चढ़ जाए, बटी को नाम बटीन चढ़ जाए, तो इन किसी की समस्याएं हैं भी समाधान समय रहना बहुत जरूरी है। तो भाई बहना आप आज कोई विषय रही राजस्व संबंधी समस्याएं और उनका निराकरण जी की जानकारी ले रहा अपने चौपाल स्टूडियो पर पधारा है अमित कुमार जी, जिसका धोला उप तहसील का तहसीलदार है, जयपुर जिला का मायने है। तो अमित कुमार जी आपको स्वागत है सर। जी हम बताओ साहब, आपने देखा गाँव के मायने तो राजस्व संबंधी मुख्य मुख्य कौन कौन सी समस्या आ गई? देखो सर, राजस्व संबंधी जो समस्याएं हैं, जब से अपन इस नौकरी पे से जब से हमने राजस्व की नौकरी को ज्वाइन की है तब से अपने मूलभूत कई विशेष समस्याएं हैं। जैसे कि कंप्यूटर पहले क्या है कि जो रिकॉर्ड था हमारा सेग्रीगेशन से पूर्व, तो उस समय ऑफलाइन रिकॉर्ड था और जैसे जैसे उसको धीरे अपने कंप्यूटराइज सिस्टम में किया तो लोगों के नाम कंप्यूटर की गलती की वजह से, जिसको अपन ह्यूमन एरर भी नहीं कह सकते, उस कंप्यूटर की गलती की वजह से वो दूसरे नाम की किसी व्यक्ति का नाम दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, अन्य व्यक्ति का नाम उधर शिफ्ट हो गया, तो उससे वो गलतियां उनकी सामने देखने को मिली। तो अब जब बाद में पता चला कि किसी की जमाबंदी किसी अन्य व्यक्ति के नाम चढ़ गई या मतलब दो डबल एंट्री हो गई उसमें, तो ये बेसिक ऐसी मिस्टेक्स थी जो पूर्व जमाबंदियों में तो वो सही तरह से थी, लेकिन बाद में जैसे कंप्यूटराइज हुई तो वो लोगों के सामने दिखी। तो उस कंप्यूटर की गलतियों की सुधार की जो समस्या है वो मूलतः सामान्य समस्या है जो आजकल काफ़ी आने को मिलती है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे कैंप हो रहे हैं, सरकार ने जो भी कैंप लगाए जा रहे हैं, तो उनसे उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो जी समस्याओं आवे को समाधान भी करे। अब बात है एक छोटी सी एक मेजर की कंप्यूटर की वजह से गलती हुई है भी को खामिया जो एक आदमी ने भुगतना पड़े और वो तहसील के उप तहसील के कलेक्टर के चक्कर काट रहे हैं, तो भी समस्या का समाधान के लिए एक सामान्य सी मिस्टेक है बिन दूर करवा के लिए बिन कहीं करना चाहिए। उनके लिए सर उनके एक फॉर्मेट होता है, उसमें शुद्धि के लिए एप्लीकेशन लगा दो, 2 रुपये का डाक टिकट लगता है, उसके साथ काश्तकार आवेदन कर देता है। आवेदन के साथ ही अपने संबंधित तहसील में जो तहसीलदार होता है या नायब तहसील उप तहसीलदार होता है वो उनको तुरंत ही पटवारी की रिपोर्ट लेके जल्दी ही उसको ऑनलाइन कर देता है, ताकि उसकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हट जाता है। और जब अपन उसको प्रिंट को देखते हैं तो शुद्धि की तरह क्लियर हो जाती है। कई बार तो सर इनको भी देखोगे हो कि नाम की स्पेलिंग है, एक जगह लालू है, एक जगह लाला नाम है जी, तो एक में एलयू है, एक में एल है, और पांच का टाबरा का नाम में भी बेकार डॉक्यूमेंट्स में आ जाए तो भाई एक बड़ी दिक्कत आवे, तो बी के लिए पैसे कहीं करना पड़े। जी के लिए सर अपन एक 2 तरह से शुद्धि करी जाती है जमाबंदी में। एक का क्षेत्राधिकार तो राजस्व में तहसीलदार स्तर पर दिया गया है और एक का समाधान राजस्व में एसडीओ स्तर साहब जो सम्माननीय अपने श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय होते हैं उनके क्षेत्राधिकार में जाता है। तो 136 की जो शुद्धि होती है बेसिकली वो एक मेजर मिस्टेक जब वो जमाबंदी में हो रही होती है जो काफ़ी बीच में मिसिंग हो गई हो, वास्तव में मौके पर कब्जा किसी काश्तकार का पहले से हो, और उस संबंधित जो 136 मतलब मेरा कहने का औचित्य है धारा RTA जो अपना राजस्व अधिनियम है 1956 उसकी जो धारा है उसके आधार पर शुद्धि की जाती है 136 की। तो वो संबंधित एसडीओ साहब के क्षेत्राधिकारी की शुद्धि, और बाकी जो तहसील प्रशासन की जो संबंध की क्षेत्राधिकारी की जो शुद्धि है वो होती है 166 की शुद्धि। तो उस 166 की शुद्धि में सर अपन जैसे नाम लाला राम से जैसे आपने बोला लालू राम उसको कर सकते हैं। वो इस आधार पर क्योंकि कभी कभार जैसे अपन गांव देहात में बोला चाले में आपने बोला कुछ, पटवारी ने लिख लिया कुछ, तो वो हो जाता है। अपन काश्तकार तो खेती करने में व्यस्त रहता है, उसका मुख्य कार्य खेती रहता है, तो वो क्या है कि इतना ध्यान देता नहीं है कागज़ों पर। जब कागज़ों पर ध्यान देता नहीं है तो जब उसको पता चलता है कि यार मेरा तो लाला नाम था, मेरा लालू राम नाम हो गया,
तो उसके लिए वो तहसील ऑफिस में आके पटवारी से रिपोर्ट करा के पटवारी उसमें संबंधित पर रिपोर्ट कर देता है कि जैसे अगर उसका नाम लाला राम है और लाला राम की जगह लालू राम हो गया है तो इसको उचित किया जाना उचित है, तो इस समस्या का समाधान 166 की शुद्धि में हो जाता है। अगर कोई बिगर मिस्टेक है जिसमें पटवारी ये रिपोर्ट कर दे कि सर इसका किया जाना संभव नहीं है, तो उसके लिए फिर अपन उनको ये सजेस्ट करते हैं काश्तकार को कि आप संबंधित कोर्ट SDM साहब जो है कोर्ट उसमें जाके आप दावा लगाएं और अपने वाद के साथ ही इस समस्या का समाधान वहाँ से करवाएं। तो कोर्ट ऑर्डर करता है, देन उसके बाद अपन उसकी पालना तहसील स्तर से कर देते हैं और उसकी जमाबंदी में नाम संशोधित हो जाता है। जी आज को जमानो है ऑनलाइन है, हर चीज़ आप चाहवा ई मित्र पर जावा बैठा सो कुछ जानकारी मान दिया और वह चीज़ आपने मिल जाए। तो राजस्व संबंधी यहाँ कौन कौन सा कागजात है कि आप कोई पटवारी जी के तहसील के चक्कर में काटे बिना सीधा आप ई मित्र पर जावा बैठा सो भी निकलवा सका? देखो जैसे अपना आज के टाइम पे जमाबंदी है, राजस्व रिकॉर्ड, पहले पटवारी के चक्कर लगाने पड़ते थे अपन को कि भाई पटवारी जी आएंगे तब हमें हमारी ज़मीन के कागजात मिलेंगे। लेकिन आज के टाइम पे जब से ई मित्र की सुविधा आई है तो एक ई धरती पोर्टल है जो कि SSO ID पर सीधा ओपन होता है। तो उस ई धरती पोर्टल से जैसे बुनक्शा पोर्टल है, ई धरती पोर्टल है, ऐसे ई मित्र के पास जाके अपन काश्तकार बोलेगा कि भाई मेरे को मेरी ज़मीन की ये वाली खसरा नंबर के नाम से ज़मीन दिखा दे, तो वो उसको खसरा नंबर डालेगा उस पोर्टल पे और जैसे नाम डाल देगा या काश्तकार का खसरा नंबर डाल देगा, जो भी उसको पता है। अगर खसरा नंबर नहीं पता तो उसमें नाम डाल देगा, वो उसको पता है, उस पर क्लिक करके उसका प्रिंट आउट निकाल के वर्तमान डेट की या विगत डेट की जैसी उस ज़मीन की उस समय स्थिति थी उसकी जमाबंदी वो ई मित्र से निकलवा सकता है। दूसरा, मैंने कोई ज़मीन खरीदी, अब ज़मीन खरीदने के बाद मुझे उस ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई मेरी, अब मुझे पता है कि इसका दाखला खुलवाना है। तो पहले काश्तकार क्या करता था कि उस रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री को लेकर घूमता था साहब। अब पटवारी के पीछे घूमना पड़ता है कि पटवारी जी मैंने ज़मीन तो खरीद ली, ज़मीन में मैंने 10 लाख की, मैं 5 लाख की साहब मैंने ज़मीन खरीदी। अब पटवारी के पीछे जैसे जनरली आरोप लगते हैं कि भाई पटवारी पैसे मांग रहा है साहब, काम नहीं कर रहा है साहब, तो उस तरीके से ज़मीन की रजिस्ट्री कराते टाइम काश्तकार ने पैसा दिया, तब भी उसके जेब से पैसा गया और उसके बाद वो इधर उधर चक्कर लगा के और परेशान होता है, तो उससे उसकी स्थिति थोड़ी और ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज के टाइम पर जो ऑनलाइन सबसे अच्छी सुविधा आई है वो ये है कि जैसे ही मैंने ज़मीन खरीदी और रजिस्ट्री मेरी जब चालू हो रही है तो उसी टाइम पर जो पंजीयन बाबू है वो उसको ऑटोमेटिक ही उसका दाखला खोल देगा और रजिस्ट्री होते ही वो बेचान की जो रजिस्ट्री होते ही वो दाखला उसके नाम चढ़ जाएगा। अब उसको ई मित्र पर भी ऐसे कार्यों के लिए ई मित्र पर भी नहीं जाने की ज़रूरत है, ना ही पटवारी के चक्कर लगाने की ज़रूरत है। इससे शासन और व्यवस्थाओं में जो डर्रा सुधरता है, कार्य की गति बढ़ती है और साथ साथ ही जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते हैं इसमें भी सुधार देखने को मिलता है। तो ये सारी समस्याएं आज के टाइम पे ई मित्र और डायरेक्ट अपने पंजीयन बाबू की जो वेबसाइट है वहाँ से ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो जाती है, ताकि जिससे किसानों की समस्याएं, काश्तकारों की समस्याएं काफ़ी अच्छे स्तर तक हल हुई है। देखो जाए तो मैं पारदर्शिता भी है और एक आदमी जो को उपभोक्ता है भी एक संतुष्टि भी मिला है, मेरे साथ कोई ठगी को नहीं भी निकाल, आराम से वो संतोष मिल जाए। मैं इसमें निवेदन करूं सर जी कि जैसे अब जो और अन्य कोई बेचान के अलावा कोई और नामांतरण होते हैं, म्यूटेशन जो होते हैं, वो भी आज के टाइम पे आप आवेदन करो, एक एप्लीकेशन लिखो, जो प्रार्थी जो अपना एप्लीकेशन लिखेगा उस एप्लीकेशन के साथ संबंधित कागजात लगाओ कि भाई मुझे इस चीज़ का, या जैसे उपहार पत्र है, जब वो अपनी गिफ्ट डीड करा देगा या कुछ भी कराएगा तो उसके लिए वो केवल आवेदन उसमें कर देगा। उस आवेदन के आधार पर वो ई मित्र वाले के पास जाएगा और ई मित्र वाला उसको ऑनलाइन कर देगा। वो सीधा पटवारी जी की आईडी पर जाएगा और पटवारी जी की आईडी से अप्रूवल होते ही, पटवारी की रिपोर्ट होते ही वो सीधा तहसीलदार जी की आईडी पर चला जाएगा। संबंधित तहसीलदार, जैसे उप तहसील क्षेत्रों में उप तहसीलदार के पास वो आईडी बनी होती है, तहसील क्षेत्रों में तहसीलदार के पास आईडी बनी होती है। कभी कभी तहसील बड़ा स्तर पर जो बड़ा क्षेत्रफल होता है उस समय उसको तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों अलग अलग क्षेत्राधिकार बांट के उस आईडी को मेंटेन करते हैं। उससे क्या है, उसके लिए संबंधित कार्मिक भी बिठाया जाता है जिसको RPG बोलते हैं। वो रिसोर्स पर्सन लेवल का व्यक्ति, और इसमें जब जो ऑनलाइन आवेदन आते हैं नामांतरण के उसको मेंटेन करता है और जो जनता के और काश्तकार के जो नामांतरण के जो परिवाद हैं उनको जल्द से जल्द निपटान की तरफ लेके जाता है। तो ये कार्यवाही हमारे ऑनलाइन स्तर से काश्तकारों के कामों को सुलभ करने के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई अच्छी क्रियान्विति में से एक है। जी बिल्कुल। अब आ रही अपन राजस्थान का बजट का मैं देखा तो बजट में एक घोषणा हुई कि महिला के नाम पर संपत्ति खरीदवा पर बिना स्टाम्प ड्यूटी में काफ़ी छूट मिलेगी जी। तो इसको एक मुझे आप महिला सशक्तिकरण कैसे का भी कमाने का तो फायदा हो सी रही को कई तरीकों से कई प्रोसेस रही बताओ जो
देखो सर, इस बार बजट में जो घोषणा हुई है वो एक अच्छी है। जैसे कि अपन पहले 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदते थे, तो उस 50 लाख की प्रॉपर्टी पे अपना जैसे 3 लाख रुपए का स्टैम्प ड्यूटी लग रहा है। तो अब अपने को जैसे उसमें 2.72 तक, मतलब उसमें अपने को 34-36 हज़ार रुपये की रिबेट मिलेगी। और सरचार्ज है, सरचार्ज को भी कम किया है। तो इस तरीके से देखा जाए, महिलाओं के सिनेरियो में भी देखा जाए तो स्टैम्प ड्यूटी से जब महिला के अपन जैसे जब कोई ज़मीन परचेज कर रहे हैं तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी में अगर चाहे महिला को राहत मिले या पुरुष को राहत मिले, वो राहत तो कहीं ना कहीं घर में ही मिल रही है। बिल्कुल। तो उस राहत को अगर अपन ध्यान में रखें, उस राहत को अगर ध्यान में रखते हुए बजट में जो ये रियायतें मिली हैं महिलाओं के नाम से, वो भी एक सरकार के द्वारा उठाया हुआ एक सशक्तिकरण के लिए एक अच्छा प्रयास है। बिल्कुल। और अब ये आपने देखा एक तरीका से ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो गाँव में एक रास्ता ने लेकर बड़ा विवाद हुए। एक किसान ही को ऐसा बड़ो खेत में पड़ रही हो, लेकिन बिक रस्तों नहीं है, बीच में दूसरा खेत पड़ रही है, वो जाबा नहीं दे रही है। पहले एक समझो तो हो, प्रेम ही, मोहब्बत ही, रिश्तों हो भी कहना था जाबा देता, धीरे धीरे पीढ़िया मात्रा आवे और पीढ़िया मात्रा या बाद में वो रस्तों बंद कर दे। बीस स्थिति में किसान खेती करे में जीविका कौन चले, तो भी आदमी ने कठे आवेदन करना चाहिए, भी वो कई तरीके है, भी कई कानून में है, वो बताओ आप। श्रीमान, इसके लिए जो भी काश्तकार है, चाहे वो रोड पर है चाहे रोड के अंदर है, हर काश्तकार को काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत और को काश्तकारी राइट्स मिले हुए हैं। किसी भी काश्तकार को हम उस रास्ते से अंदर जाने के लिए नहीं रोक सकते। ये प्रशासनिक और राजस्व दृष्टि से भी न्याय संगत नहीं होगा कि हम किसी व्यक्ति को अंदर उसके खेत में खेती करने के लिए रोक रहे हैं। प्रशासन की इसमें नैतिक जिम्मेदारी ये है कि प्रशासन उसको रास्ता उपलब्ध कराएगा, जिसके लिए काश्तकारी अधिनियम में अधिनियम 251A, अगर रास्ता है तो 251 के प्रस्ताव के साथ लेके चलेंगे। अगर रास्ता नहीं है और मौके पर नए रास्ते का निर्माण का एक प्रोसीजर होता है सर, उसमें 251A के तहत रास्ते का आवेदन करेगा काश्तकार। सम्मानीय श्री SDM साहब के यहाँ, श्रीमान SDM साहब के यहाँ आवेदन से फिर SDM साहब उसके लिए तहसीलदार जी को लिखेंगे और तहसीलदार जी से वो रिपोर्ट पटवारी के पास आएगी। पटवारी उसका फिर मौके पर जाके प्रस्ताव बनाएगा और प्रस्ताव बनाने के उपरांत वो प्रस्ताव तहसीलदार जी उस संबंधित SDM साहब के पास भेजेंगे और वहाँ से वो संबंधित SDM साहब उस पर निर्णय करेंगे और दोनों पार्टियों को नोटिस देके बुला के उनके साथ जो डिसीजन होगा उसको करेंगे। देन वो रास्ता रिकॉर्ड में और मौके पर पटवारी और तहसीलदार जी के द्वारा उस रिकॉर्ड को उस रास्ते को सुचारू करवा दिया जाएगा, जिससे कि वो रास्ता मौके पर उस प्रार्थी के लिए या प्रार्थी के जो पीछे कोई ढांडी है या कोई गाँव है या कोई काश्तकार है विशेष पीछे, उनके लिए वो रास्ता चालू हो जाएगा। बड़ी दिक्कत मियान की हवा पर देखा कि कई बार जो रस्तों दियो भी काफ़ी ज़मीन भी कमाई चली जाए और जो का रस्तों चाहिए वो भी तो रस्तों मिल गो, लेकिन भी ज़मीन चलेगी तो एक कमाई कोई शुल्क को भी व्यवस्था है। इसके लिए एक शुल्क मिलता है, जैसे मुआवजा शुल्क, जैसे कि अपन जमीन अधिग्रहण सरकार करती है उसी हिसाब से। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की खातेदारी ज़मीन है, आज सर उस खातेदार ने उस ज़मीन को अपने जितने दामों में ख़रीदा, उस दाम की जितना रास्ता अपन दे रहे हैं उसकी दोगुनी राशि अपन को जो काश्तकार है जिसके खेत में से रास्ता जा रहा है और जो प्रार्थी है जो ले रहा है उसकी राशि उसको जमा करानी पड़ती है। कई बार यानी कि भी देखा कि भी किसान का खेत के बीच में कोई गैर मुमकिन नालों है या गोचर भूमि है या वन विभाग की जमीन है और पूर्णतः सरकारी है, हाँ। सिवाई चक है, तो 20 स्थिति में किसान रस्तों क्या मिला है? 20 स्थिति में अगर सिवाई चक है और काश्तकार कहीं उस दूसरी ज़मीन से अपना समर्पण कर देता है सरकार के लिए, तब तो रास्ता मिलने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन जैसे गोचर है या नदी है तो वो चारागाह है, ये बेसिकली ऐसी ज़मीनें होती हैं जिनको तहसीलदार स्तर पर SDM साहब के स्तर से वो प्रस्ताव में स्वीकृत किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि इसमें अब्दुल रहमान प्रकरण वाली स्थिति बनती है। तो इस वजह से क्या कि रास्ता मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप जो अब्दुल रहमान प्रकरण बताए हो तो राजस्थान को एक बड़ो चर्चित प्रकरण रही हो और वो आपने बाणगंगा नदी से जुड़ी रही हो, रामगढ़ को कैचमेंट एरिया हो, काफ़ी हद तक लोग बगैन खातेदारी कर दी गई, लोगों जमीना दे दी गई, फिर उसको रामगढ़ बात पूर्णतः मृत हो चुकी हो। तो इस स्थिति के मायने आप भी एक क्षेत्र के मायने अधिकारी पद पर हो, तो एक स्वप्रेरित एक मानवता के नाते ताकि मन में कदे कदे आया जागती उसी कि यार आप एक क्षेत्र के कुछ कदम उठावा और उठावा चाहो तो कहीं आपको सपना ही मामला। नदी जो स्रोत होते हैं सर, ये सबसे जीवनदायिनी स्रोत होते हैं। जैसे कहते हैं जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो जब जल ही जीवन अगर अपन मान के चल रहे हैं तो सर जल नहीं तो कल नहीं।
आज जो नदियाँ पहले जिनसे किसानों के पेट पलते थे, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे देश की आजीविका चलती थी और जो आत्मनिर्भरता थी, और वो नदियों के किनारे ही थी। जैसे जैसे सभ्यता वही नदियों के किनारे विकसित हुई। जैसे जैसे अवैध तरीके से और या समय बीतता गया, धीरे धीरे जो जीवन शैली बदलती गई, उस निर्माण की वजह से नदियों का पानी सूखने लग गया, नदियाँ खाली रहने लगी विगत 15-15, 20-20 सालों से। तो उस वजह से लोगों ने वहाँ मौके पर जाके इधर उधर से नदियों को कब्जे करके या इधर उधर से उनको घेरना चालू कर दिया, और लेकिन फिर उससे उनका बहाव अवरुद्ध हो गया, और वो नदियाँ आज या तो मौके पर बंद हैं या उन पर कुछ ना कुछ छुटपुट दरअसल से उन पर कब्जे हैं। तो उस स्थितियों में अगर मेरा वास्तविक मन करता है या अपन चाहते हैं कि भाई नदियाँ जहाँ सूख चुकी हैं, जैसे जिस क्षेत्र में हमारा राजस्थान हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वर्षवाहिनी नदियाँ कम से कम है, यहाँ पर हमारी कोई भी ऐसी वर्षवाहिनी नदी नहीं है। तो इस वजह से हाल ही सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी उन्होंने एक अब्दुल रहमान प्रकरण के अपोजिट, या मतलब ऐसा मानो कि स्वयं विवेक से एक ऐसा निर्णय दिया है कि जिसमें उन्होंने बोला कि नदी कितने समय से चालू है, कि रिपोर्ट में आया कि सर 20-30 साल से नदी नहीं है। तो अगर उस जगह पर कोई परिवार लंबे समय से बस रहा है और उसका जीवन वहाँ से चल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं न्याय संगत है। तो उन्होंने उस अब्दुल रहमान प्रकरण को के रेफरेंस को भी अपने से कम माना, क्योंकि मानवता कभी कभी जैसे जैसे सुधार होता है समय अनुसार ही वास्तविक स्थिति बदलती है। कि आज अपन बोले कि भाई पहले बैलगाड़ी से चलती थी, आज बैलगाड़ी से हम ट्रेवल नहीं कर सकते। तो आज के तर्क, अब जैसे पहले, आज मैं सवेरे सवेरे बात कर रहा था घर पे कि पहले टेलीग्राम चलता था, बिल्कुल है ना, फैक्स चलता था। आज कहाँ है उनकी तर्क क्षमता? जैसे जैसे जो उनकी लॉजिसिटी जो है, आपका समय का जो फ्रेम है, टाइम फ्रेम, वो आपको कैसे जिंदा दिखाता जा रहा है। आज मेरे हाथ से इन्होंने फ़ोन मांगा सर ने कि सर आपका फ़ोन थोड़ी देर के लिए अपने पास रखेंगे, तो उसको भी मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये भी मेरी जिम्मेदारियों के साथ ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये मजबूरी अब हमारे साथ, ये हमारी वो बन गया, एक अभिन्न अंग बन गया हमारा। तो अब अगर अपन बात करें कि टाइम फ्रेम के हिसाब से वहाँ उसकी तारतम्यता कैसी है, अगर अपन बाणगंगा की बात करते आ रहे थे कि अपन, मैं वापस अपने सवाल पे आता हूँ, तो बाणगंगा की बात कर रहे थे, तो अपन बाणगंगा को देखते हैं स्थिति, तो कई जगह पर तो ऐसे बड़े स्तर के कब्जे हैं जिनको आप अगर देखो तो मैं मानता हूँ कि वो हाई कोर्ट से भी उन पर स्टे है, कई पर हाई कोर्ट से भी डिसीजन आ चुके हैं, उनकी भी मतलब एक उच्च स्तरीय पालना के लिए, जैसे सम्मान्य कलेक्टर साहब भी कई बार वीसी और उनमें बोलते हैं, लेकिन उसकी पालना के लिए एक मत होके पूर्ण प्रशासन को और पूर्ण व्यवस्थाओं को एकजुट होके जब तक उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं तो विशेषतः यही अपने स्वयं विवेक से ये कि कहना चाहूँगा कि जब तक प्रशासन अपनी पारदर्शिता और अपनी एकजुटता के साथ अगर अपन मन से लगेंगे तो इन नदियों को अपन क्लियर कर पाएंगे, और अगर आने वाले टाइम में शायद हम साथ रहेंगे तो ये चर्चाएं हम नदियों को खिलखिलाती हुई चलती हुई देखेंगे। ये हमारा उद्देश्य है और ये हमारा मन भी है, हम चाहते भी यही है। को सपनों है जो करोड़ों लोगों को हेर सको सपनों साचो है आई परमपिता परमेश्वर से आप तो प्रार्थना करा। अब आप देखा जी आपको जगह आदि में सुविधा मिलनी चाहिए, राजस्व संबंधी भी सुविधाओं देवा के लिए आपको पद है, आपको विभाग है, लेकिन कई लोग ये का है कि मैंने सुविधाओं तो मिल रही है, दूसरा को हक और दबा रही है जी, अतिक्रमण कर लियो, सड़क पर कर लियो, आम रास्ता पर कर लियो, स्कूल में जावड़ा के लाम कर लियो, तो ऐसी जगह सरकारी जमीन पर या आम जगह पर जगह कब्जा कर रही है, भी स्थिति में आपको डिपार्टमेंट का काम करेगा। भी स्थिति में जैसे नदी जमीन को बेसिकली दो क्षेत्रों में बांटा गया है, एक तो ग्राम पंचायत क्षेत्र और एक ग्राम पंचायत, जैसे मनुष्य खेती तो करने जाता है खेत में, रहता है वो गांव में। जैसे धौला आज हमारा उप तहसील परिसर है, तो यहाँ पर आए हुए हमें अभी 2 महीने के अराउंड हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखा कि जैसे आबादी एक स्थिर सेटल्ड जगह पे होती है, क्योंकि भाई एकजुट रहेंगे समाज बनेगा, सामाजिक एस्पेक्ट भी होता है आबादी का। और बाहर ग्रामीण से वो खेती जो जिसको अपन काश्तकारी ज़मीन बोलते हैं, खातेदारी ज़मीन बोलते हैं, उसके अंदर कुआं भी होता है, सब तरह की ज़मीन होती है मिक्स, जिसको अपन आबादी क्षेत्र से बाहर की ज़मीन बोलते हैं। तो वहाँ पर अगर किसी ने अतिक्रमण किया राजस्व ज़मीन पर जिसको बोलते हैं, अगर वहाँ अतिक्रमण किया तो उसके लिए प्रशासन 91 की कार्रवाई रखता है, जिसमें पटवारी वहाँ जाएगा और मौके पर उसकी 91 करेगा और उसकी जो लगान राशि है वो उसके लिए रसीद काट के देगा
कि भाई ये इतनी राशि की आपकी पेनल्टी है, आप इसको दो। फिर और 91 दर्ज हो जाएगी राजस्व के रिकॉर्ड में। जब तक जैसे मान लो कि उसने मौके पर खेत है और सरकार की सिवायचक ज़मीन है 2 बीघा, उसने उसमें गेहूँ लगा दिया या सरसों लगा दी, तो सर अब वो काश्तकार क्या पता वो अपने पेट पालने के लिए उस खेती को कर रहा हो। कभी कभी नियम, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, कभी कभी नियम तर्क से वो जो वर्तमान की वास्तु स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए थोड़े से नरम रखने पड़ते हैं। तो प्रशासन एकदम सख्त भी नहीं हो सकता। जहाँ अपन अन्नपूर्णा और जिस तरीके से राशन बांट रहे हैं, दोगुना राशन कोविड के टाइम पे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री साहब ने बंटवाया था, तो उस तरीके से ग्राम पंचायत राशन, जैसे अभी साइट खोली हुई है अन्नपूर्णा की, जो खाद्य सुरक्षा की जो साइट है वो उन्होंने खोली हुई है। तो वो क्यों? क्योंकि ताकि लोगों तक राशन पहुंचे। जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको अभी तक वहाँ तक वो नहीं पहुंच पाए हैं, उस जिस पोर्टफोलियो जो सरकार का है वहाँ तक उनको पहुँचने के उद्देश्य से उनको जोड़ने के प्रयास से उसको लिया गया है। तो अगर अपन ऐसे बात करते हैं तो 91 की जो प्रक्रिया है इसके माध्यम से ही अपन उन अतिक्रमियों को वहाँ से बेदखल करते हैं। बेसिकली ग्राम पंचायत स्तर पर उसको ग्राम पंचायत मेंटेन करती है, राजस्व स्तर पर अपन इसको तहसीलदार और नायब तहसीलदार के माध्यम से संबंधित एसडीएम साहब और ऊपर तक अतिक्रमण की व्यवस्था को निपटाया जाता है। क्योंकि समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम स्तर से ऊपर तक जाती है, कलेक्टर साहब के पास जाती है। बाकी राजस्व पटवारी से चालू होकर जिला कलेक्टर माननीय और डीसी संभागीय आयुक्त साहब तक ऊपर तक जाता है। और 91 ए बताइए आप भी हैं, कई बार राजस्व संबंधी चीज़ों में एक सुना 90B जी। और 90B कहीं है ये सर नगर पालिका क्षेत्रों में बेसिकली चलता है। जैसे मान लो कि वहाँ से मौके से उसको बेदखल करके उसकी कार्यवाहियों के लिए लिया जाता है। जी बिल्कुल। कई बार गांवों में एक मेजर समस्या अब है, 2-3 भाई है, 3 भाई पिताजी के मृत्यु के बाद में जमीन बांटी। अब एक जमीन उपजाऊ है, एक जमीन कम उपजाऊ है। जी। तो वह जमीन को बंटवारा भी कर लिया, यार कम पैदा हुआ तो ये भाई ने थोड़ी ज्यादा दे दो, जी। एक भाई पैदा ज्यादा हुआ तो ये भाई ने थोड़ी कम रख लो। तो कई बार कहीं पर तो प्रेम मोहब्बत समझौता के तहत वो बंटवारा हो, थोड़े 2-3 पीढ़ियों के बाद में हम कपट पैदा हो जाए तो यार अंकन ज्यादा जमीन है, अब सड़क आएगी, वो हाईवे आएगी, करोड़ों में जमीन होगी, बे टाइम का मुकदमा उलझ जाए परिवार। जी। आज स्थिति कहीं यहीं पर कहीं कैसे हो? जैसे कि मान लो हम 3 भाई हैं, हम 2 भाई हैं, हमारे पास एक की ज़मीन रोड पे है 5 बीघा, पिताजी 5 बीघा रोड पे छोड़ के गए थे, और एक रोड से थोड़ी 200 मीटर अंदर थी, वो थी 3 बीघा। अब तो 5 बीघा और 3 बीघा हम दोनों भाइयों पर 8 बीघा ज़मीन है, और 8 बीघा ज़मीन के आधार पर हम दोनों भाइयों का हिस्सा 4-4 बीघा बनता है। लेकिन एक खसरा नंबर हमारा रोड पर है और एक खसरा नंबर हमारा पीछे है। तो सर जब अपन उसको देखें कि भाई आपस में 3-4 पीढ़ी गुजरने के बाद उसको लगड़ रहे हैं, हम भी चले गए, हमारे बच्चे आए, वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर संबंधित एसडीएम साहब के यहाँ, जैसे रास्ते के लिए जैसे मैंने बताया कि 251A का और अपन आवेदन लगाते हैं, ऐसे ही अपन जब अब के लिए भी आवेदन करना पड़े, हाँ उसके लिए भी अपन आवेदन करते हैं। तो उसके लिए धारा 53 जो काश्तकारी अधिनियम है उसके तहत आवेदन किया जाता है, ताकि विभाजन की प्रक्रिया वहाँ नोटिस देके दोनों पार्टियों को बुलाया जाएगा, नोटिस देके फिर वहाँ संबंधित निर्णय करेंगे कि भाई 5 बीघा 4 बीघा आपकी रोड पर है तो इसमें से 2-2 बीघा आप यहाँ से ले लो, अंदर वाली में से सरस नरस एक व्यवस्था है, उसके आधार पर संबंधित एसडीएम साहब निर्णय करते हैं। सरस नरस, हाँ, कि उसमें आपसी सहमति से, मतलब अच्छे में से अच्छा, बुरे में से बुरा। एक सर राजस्व संबंधी की समस्याओं का निराकरण के लिए फार्मर रजिस्ट्री शिविर लागे जी, कमाए कहीं कहीं समस्याओं का समाधान हुए इसमें सर अभी हमारी सरकार जो वर्तमान सरकार है माननीय मुख्यमंत्री साहब की, तो उन्होंने किसान रजिस्ट्री शिविर चालू किए हैं। किसान रजिस्ट्री शिविर में किसान अपना जो आधार कार्ड है और जो ज़मीन है, पहले तो सर हमें पता ही नहीं रहता था कि हमारी ज़मीन कहाँ है। बिल्कुल। अब जब से ये किसान सम्मान निधि आया, ऐसी कुछ योजनाएं सरकार ने चलाई जिसमें डायरेक्ट जो काश्तकार है उसके खाते में पैसा जाएगा। भाई किसान पहले सरकार 6,000 रुपये देती थी, अब उसको बजट में बढ़ा के 9,000 घोषणा कर दिया है। तो ऐसे लाभों को डायरेक्ट किसान तक पहुंचाने के लिए किसान रजिस्ट्री शिविर लगाए गए हैं, जिसमें कि आधार कार्ड और आपकी ज़मीन की जमाबंदी साथ लेके जाएं, ई मित्र से निकलवा के ज़मीन की जमाबंदी और आधार कार्ड हर व्यक्ति पर होता ही है, उसको साथ लेकर जाएं और वहाँ संबंधित जो अपने ग्राम पंचायत स्तर पर जो कैंप निर्धारित किए गए हैं ऊपर से, कि हर ग्राम पंचायत में पहले शुरुआत में 3 दिवस का कैंप प्रस्तावित किया गया था, लेकिन बाद में उसमें संशोधन किए हैं। लेकिन हर ग्राम पंचायत पर कैंप लग रहे हैं निर्धारित समय पर, जिसका समय 9:30 बजे से 5:30 बजे तक है,
जिसमें अपने नज़दीकी पंचायत में जाकर आधार कार्ड ले जाकर और जमाबंदी लेके और अपने ज़रूरी कागजात, जो विशेष ज़रूरी कागजात हैं जिसमें जमाबंदी आधार कार्ड आता है, इसको ले जाकर आप उस केंद्र पर पहुँचें, कैंप में पहुँचें। वहाँ पर अपनी किसान अपनी रजिस्ट्री कराएगा, मतलब इन द सेंस उसको आधार को लिंक करवाएगा, जमाबंदी से लिंक कराएगा, जिससे सरकार के द्वारा दिए जा रहे जो लाभ हैं, जैसे कि किसान सम्मान निधि वाला लाभ है, अन्य कुछ ऐसे विशेष लाभ हैं जो डायरेक्ट किसान के खाते में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जी तो भाई बहन वो आपनो आज को चौपाल कार्यक्रम आशा करें आपने दाया है उसी बहुत महत्व जानकारी आपने मिली उसी और ये जानकारी देखने के लिए आपने अमित जी पधारा आप घणो घणो आभार घना घना रंग। और भाई बहन आप समय की मर्यादा में है, फिर मिलते एक नया विषय नया पावना के साथ। जब तानी चाहूँ आपसे इजाजत, राम राम साहब।